नमस्कार दोस्तों। ये एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण नोट्स हैं। पार्ट 6 के। ठीक है ना। ये मत समझना ये सीबीएसई के लिए सभी के लिए है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे आरबीएसई हो, चाहे बिहार टेट हो, क्योंकि एनसीईआरटी जो पाठ्य पुस्तक है 18 राज्यों ने इनको अपने स्कूलों में चला रखा है, तो ये सभी के लिए है। ठीक है ना, क्योंकि किताब हुई है। इंग्लिश मीडियम हो गया वो सीबीएसई हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्मरणीय तथ्य। यूरोपीय इतिहास की जानकारी। 3 वर्ग है ना, पार्ट 6 वो वाले हैं ये 3 वर्ग। यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत भूस्वामियों के विवरण, मूल्यों और विधि के मुकदमों के दस्तावेज, जैसे कि चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के आलेख। चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं और गीत व कहानियों द्वारा त्योहारों में सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया। सामंतवाद एक तरह से कृषि उत्पादन को दर्शाता है, जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। कृषक लाड़ को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। दोबारा देख ले। यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत भूस्वामियों के विवरण, मूल्यों और विधि के मुकदमों के दस्तावेज, जैसे कि चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के आलेख। चर्च से प्राप्त अभिलेखों ने व्यापारिक संस्थाओं और गीत व कहानियों द्वारा त्योहारों व सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया। सामंतवाद एक तरह से कृषि उत्पादन को दर्शाता है, जो सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। कृषक लाड़ को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में उन्हें सैनिक शिक्षा देते थे। कृषक लाड़ को। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड करता है भूमि का टुकड़ा। फ्यूड करता है भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद पर सर्वोत्तम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर। सामंतवाद पर सर्वोत्तम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर, जिससे कि लोगों के व्यवहार और रुख को समझा जा सके। नोट्स है पूरे पाठ में से मैन। फ्रांसीसी समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित था: पादरी, अभिजात एवं कृषक वर्ग। 9वीं और 16वीं शताब्दी के बाद पश्चिम यूरोप में अनेक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन हुए। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी व मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म ईसाई धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में विस्तीर्ण हो गया। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा। रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म। रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म ईसाई धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में विस्तीर्ण हुआ, यानी फैला। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमि धारक और राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा। पादरियों, बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन, चर्च में धर्मोपदेश। अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो चर्च के बाहर धार्मिक समुदाय में रहते थे भिक्षु कहलाते थे। पादरियों व बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन, ठीक है ना, चर्च में धर्मोपदेश। पादरियों व बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन, चर्च में धर्मोपदेश। अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो चर्च के बाहर धार्मिक समुदाय में रहते थे भिक्षु कहलाते थे। भिक्षुओं की विशेषताओं: मठों में रहना, निश्चित नियमों का पालन करना तथा आम आबादी से बहुत दूर रहना। अभिजात वर्ग की विशेषताएं: अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण, अपनी सैन्य क्षमता, स्वयं न्यायालय लगाने का अधिकार तथा अपनी मुद्रा का प्रचलन कर सकना। किसका? अभिजात वर्ग का। स्वयं न्यायालय लगाने का भी अधिकार है। कुशल अश्वसेना की आवश्यकता के कारण नाइट वर्ग का उदय हुआ। नाइट लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा फीफ कहलाया। फीफ ये आ सकता है भाई, फीफ क्या है?
फीप क्या है? फीप लाड़ द्वारा नाइट को दिए जाने वाला भूमि का टुकड़ा। कृषक वर्ग। काश्तकार दो प्रकार के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्प अर्थात कृषिदास। सर्प स्वतंत्र किसान अपनी भूमि को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखते थे तथा कृषिदास जिन भूखंडों पर काम करते थे वे लाड़ के स्वामित्व में थे। राजा कृष्ण पर कभी कभी एक प्रत्यक्ष टेली लगाते थे। यहाँ से आएगा क्वेश्चन, भाई एक तो फीप क्या है ना, लाड़ द्वारा नाइट को दिए जाने वाला भूमि का टुकड़ा, और सर्प क्या है? कृषिदास को सर्प कहा गया है ना, और लाड़ के काश्तकार के रूप में देखते थे तथा किसान अपनी भूमि को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखते थे तथा कृषिदास जिन भूखंडों पर काम करते थे वे लाड़ के स्वामित्व में थे। राजा कृषकों पर कभी कभी प्रत्यक्ष कर यानी कि टेली आ जाएगा। टेली क्या है? ये प्रत्यक्ष कर है। कौन लगाता था? राजा कृषकों पर, किसानों पर। पादरी व अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। लाड़ की जागीरों पर कृषकों के परिवारों को सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन काम करना पड़ता था। इस श्रम से होने वाला उत्पादन श्रम अधिशेष कहा जाता था। कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ और एक चौथा वर्ग नगरवासी का उद्भव हुआ। नगरों की स्वतंत्र हवा, वैतनिक कार्य और लाड़ के नियंत्रण से मुक्ति के कारण सामंती संबंध कमजोर पड़ने लगे। किस वजह से कमजोर पड़े थे? नगरों की स्वतंत्र हवा, ठीक है ना, स्वतंत्र रहने की चाह। वैतनिक कार्य कि भाई हम बेकार नहीं करेंगे, काम करवाओ आप, भाई सप्ताह में 3 या 4 दिन काम करवा रहे हो तो हमको इसका वेतन दीजिए, ठीक है ना, बेकार नहीं। लाड़ के नियंत्रण से मुक्ति। 11वीं शताब्दी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव, लोहे के फालों का प्रयोग, पशुओं को हलों में जोतने के तरीकों में सुधार, पशुओं के खुरों में लोहे के नालों का प्रयोग, 2 खेतों वाली फसली व्यवस्था से 3 खेतों वाली व्यवस्था की शुरुआत। अब वो ये देगा, कथन दे देगा, 2 कथन दे देगा। बताइए ये इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? अब ये याद है तो कर देंगे, वरना जयराम जी की। 3 खेतों वाली व्यवस्था की शुरुआत तथा वायु व जल शक्ति के उपयोग ने कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। राजनीतिक परिवर्तन, नए शक्तिशाली राज्यों का उदय, संगठित स्थायी सेना, एक स्थायी नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ। नई शासन व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से भिन्न। नई शासन व्यवस्था, शासक अब ब्राह्मण के शिखर पर नहीं था, जहाँ राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। ब्राह्मण के शिखर पर नहीं था, जहाँ राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। इस काल में मकदूनिया, रोम, अरब, मिस्र, सीरिया, चीन, मंगोल व मौर्य प्रसिद्ध साम्राज्य थे। सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, वैदिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सामंतवाद शब्द का प्रयोग। इस प्रकार जनसंख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप यूरोप की अर्थव्यवस्था और समकालीन समाज प्रभावित हुआ। 4वीं सदी के अंतिम दशकों में रोम साम्राज्य का पश्चिम भाग बिखरने लगा था। 4वीं सदी के अंतिम दशकों में रोम साम्राज्य का पश्चिम भाग बिखरने लगा था। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे और रोम में रहते थे। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कौन थे? पोप थे भाई, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष, और रोम में रहते थे। कैथोलिक चर्च व पोप का महत्व सर्वत्र कायम था। किसका? कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च के अपने स्वयं के नियम थे। 13वीं शताब्दी के अंत तक पिछले 300 वर्षों में उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ऋतु ने ले लिया। यहाँ पर परिणाम स्वरूप पैदावार की अवधि कम हो गई। तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ऋतु ने ले लिया और ऊंची भूमि पर फसल उगाना कठिन हो गया।
ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों में उत्पादन में कमी के कारण धातु में कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। 9वीं सदी में यूरोप के स्थानीय युद्ध ने एक वर्ग को जन्म दिया जिसे नाइट्स कहा जाता था। नाइट्स 9वीं सदी में यूरोप के स्थानीय युद्ध ने एक वर्ग को जन्म दिया जिसे नाइट्स कहा जाता था। 9वीं सदी में यूरोप के स्थानीय युद्ध ने एक वर्ग को जन्म दिया जिसे नाइट्स कहा जाता था। 13वीं सदी में कुछ दुर्गों को विशाल बनाया गया जिसमें नाइट परिवार के सदस्य रहते थे। 9वीं सदी में यूरोप के स्थानीय युद्ध ने एक वर्ग को जन्म दिया। 9वीं जिसे नाइट कहा जाता था। 13वीं सदी में कुछ दुर्गों को विशाल बनाया गया जिसमें नाइट परिवार के सदस्य रहते थे। 13वीं ना 6ठी सदी के मध्य में यूरोप में एंजल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बसने लगे। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास में 11वीं सदी से हुआ। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास 11वीं सदी से हुआ और 6ठी सदी में मध्य यूरोप से एंजल और सैक्सन, ये कौन है भाई? साथ ये जनजाति है ना, यहाँ पर कोई समाज है। यूरोप से एंजल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बसने लगे। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास 11वीं सदी से हुआ। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी होने के परिणामस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी होने के परिणामस्वरूप यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी होने के परिणामस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। धर्म युद्धों के परिणामस्वरूप यूरोपीय शासकों ने भूमध्य सागर के क्षेत्रों से मजबूत संबंध स्थापित किए और इसके परिणामस्वरूप व्यापार में आंतरिक दृष्टि से काफ़ी सुधार आया। धर्म युद्धों के परिणामस्वरूप यूरोपीय शासकों ने भूमध्य सागर के क्षेत्रों से मजबूत संबंध स्थापित किए और इसके परिणामस्वरूप व्यापार में आंतरिक दृष्टि से काफ़ी सुधार आया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोपीय देशों के पश्चिमी एशिया, 1 मिनट है यहाँ से दोबारा लेते हैं ना। 6ठी सदी में मध्य यूरोप से एंजल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बसने लगे थे। इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास में 11वीं सदी से हुआ। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी होने के परिणामस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। धर्म युद्धों के परिणामस्वरूप यूरोपीय शासकों ने भूमध्य सागर के क्षेत्रों से मजबूत संबंध स्थापित किए और इसके परिणामस्वरूप व्यापार में आंतरिक दृष्टि से काफ़ी सुधार आया। धर्म युद्धों के परिणामस्वरूप यूरोपीय शासकों ने भूमध्य सागर के क्षेत्रों से मजबूत संबंध स्थापित किए और इसके परिणामस्वरूप व्यापार में आंतरिक दृष्टि से काफ़ी सुधार आया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोपीय देशों के पश्चिम एशिया के मध्य नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और विकसित होने लगा। 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोपीय देशों के पश्चिम एशिया के मध्य नवीन व्यापार विकसित हो रहे थे। समझ में नहीं आ रही बात भाई? वही धर्म युद्धों के परिणामस्वरूप यूरोपीय शासकों ने भूमध्य सागर के क्षेत्रों से मजबूत संबंध स्थापित किए और इसके परिणामस्वरूप व्यापार में आंतरिक दृष्टि से काफ़ी सुधार आया। ठीक है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोपीय देशों के पश्चिम एशिया के मध्य नवीन व्यापार विकसित हो रहे थे। शुरुआत तक 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और विकसित होने लगा था। 12वीं सदी तक 14वीं शताब्दी का संकट 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण मौसम में परिवर्तन, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए। 14वीं शताब्दी का संकट 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप को आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण 14वीं शताब्दी का संकट 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप को आर्थिक विस्तार धीमा पड़ने के कारण एक तो था मौसम में परिवर्तन, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए।
दूसरा था गहन जुताई ने भूमि को कमज़ोर बना दिया। जनसंख्या वृद्धि से उपलब्ध संसाधन कम पड़ गया। ऑस्ट्रिया व सर्बिया में चांदी की खानों के उत्पादन कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी गिरावट आई। परिणामस्वरूप व्यापार प्रभावित और महामारियाँ। ये था भाई। वो देगा बताइए 14वीं शताब्दी का संकट। आर्थिक विस्तार धीमा क्यों पड़ा था? निम्नलिखित कौन से कारण थे? पश्चिम यूरोप 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। पश्चिमी यूरोप 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। 1315 1317 के मध्य यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। पश्चिम यूरोप 1347 और 1350 के मध्य वो प्लेग की बीमारी आई थी ना, वो बहुत भयंकर बीमारी आई थी भाई। सड़ सड़ के मरे थे लोग, ठीक है ना। वो जहाज़ों के माध्यम से फैली थी क्योंकि जहाज़ों में मुँह से रहते हैं और वो जहाँ जहाँ लोग गए वहाँ वहाँ बीमारी फैली। 1347 से 1350 बुरी तरह प्रभावित हुआ, यानी कि आधी आबादी कम हो गई थी, ठीक है ना। 7.5 लाख से 450 लाख आ गई, ठीक है। कुछ ऐसे है ना। बुरी तरह प्रभावित हुआ और 1315 और 1317 के मध्य यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। महामारी कब पड़ी थी? 1347 1350 और 1315 और 1317 के मध्य यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। अब है इटली के परिप्रेक्ष्य में 14वीं सदी की अवधि को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इटली के परिप्रेक्ष्य में 14वीं सदी की अवधि को 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपने सैनिकों एवं वित्तीय शक्तियों में काफ़ी बढ़ोतरी की। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिण यूरोप के वाणिज्यिक 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपने सैनिकों एवं वित्तीय शक्तियों में काफ़ी बढ़ोतरी की, है ना। 15वीं सदी और 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। 15वीं 16वीं सदी में यूरोपीय शासकों ने अपने सैनिकों एवं वित्तीय शक्तियों में काफ़ी बढ़ोतरी की। 15वीं 16वीं और 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिण यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र लंदन रोम शायद ये वियना है, हाँ वियना थे। 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिण यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र लंदन रोम वियना थे 9वीं सदी तक। 15वीं सदी के अंत तक यात्राओं व खोजों को अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा मिला। कोलंबस ने भारत के लिए एक पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में एक द्वीप पर पहुंचा जिसे यूरोप वासियों ने वेस्ट इंडीज कहा। अन्य खोजकर्ताओं में आर्कटिक की ओर से भारत और चीन के लिए उत्तरी मार्ग खोजने का प्रयास किया गया। भूगोलवत्ता एवं पर्यटन हसन अल वजान ने पोप लियो द राम के लिए 16वीं शताब्दी पूर्वार्ध में अफ्रीका का इतिहास पहली बार लिखा। किसने? हसन अल वजान ने अफ्रीका का इतिहास। 16वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ क्षेत्र में 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई। 16वीं सदी के अंत तक। 17वीं सदी में एक अंग्रेज व्यक्ति विल एडम्स जापानी शोगुन तोकुगावा इयास का मित्र एवं सलाहकार बन गया। व्यक्ति विल एडम्स जापानी शोगुन तोकुगावा इयास। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में और 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किए। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में, है ना, 1323 में
1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में। इंग्लैंड में विद्रोह का दमन 1497, 1536, 1600 व 1547, 1553 में हिंसात्मक रूप में किया गया। 1497, 36, 47, 53, 1500। ये है भाई, है ना। क्वेश्चन और देख लेते हैं अब इसके, है ना। इस काल में मकदूनिया, रोम, अरब, मिस्र, सीरिया, चीन, मंगोल व मौर्य प्रसिद्ध साम्राज्य थे। टेली क्या है? करताई, प्रत्यक्ष कर। तो चल मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके, है ना।